हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टीएचटी पीएचटी एग्रीकल्चर का पार्ट 9, जिसके अंतर्गत देखेंगे उन तमाम चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट्स टीएचटी पीएचटी एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों से मेरा एक निवेदन है कि इस सीरीज़ के अंतर्गत कराए गए उन समस्त पार्ट को लोग अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये दोस्तों वही सीरीज़ है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में एक अहम रोल प्ले करेगी। आप अवश्य बन सकते हैं टीएचटी पीएचटी शिक्षक। एग्री नॉलेज प्लस के संग लक्ष्य रखा गया 115 प्लस स्कोर करने का, साकार करना है सपना शिक्षक बनने का। तो आइए इसी कड़ी में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। लीची का व्यावसायिक प्रवर्धन कैसे करते हैं? कलिकायन द्वारा यानी कि बडिंग, कलम बांधना, एयर लेयरिंग, बूटी विधि, कटिंग या कलम विधि द्वारा। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। लीची का जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? गूटी या एयर लेयरिंग मेथड से किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? गूटी या एयर लेयरिंग मेथड। आइए कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को व्यावसायिक प्रवर्धन बताए दे रहे हैं। जैसे नींबू में दोस्तों होता है, नींबू में व्यावसायिक प्रवर्धन जो होता है किसके द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। वहीं पर माल्टा में बात की जाए तो कलिकायन द्वारा यानी कि बडिंग द्वारा। कलिकायन। अंगूर में हार्ड वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग द्वारा। अनार में बात कर ली जाए दोस्तों तो अनार में हार्ड वुड कटिंग और गूटी यानी कि एयर लेयरिंग दोनों के द्वारा किया जाता है। अमरूद में दोस्तों स्टूलिंग या गूटी, केला में स्वाड सकर्स के द्वारा, आम में विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है। ये कुछ व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आप लोग इनको ध्यान रखेंगे। आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। फलीवेधक कीट है धान का, चना का, आलू का, बाजरा का। आप लोग बताएंगे फलीवेधक जो कीट होता है वो किस क्रॉप से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। फलीवेधक जो कीट होता है ये किससे संबंधित है दोस्तों? चना से संबंधित है। किससे? चना से। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। फलीवेधक जो कीट लगता है किसमें लगता है? चना में लगता है। फलीवेधक इसका वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों हेलियोकार्पा आर्मीजेरा। क्या नाम है? हेलियोकार्पा आर्मीजेरा। ठीक है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यह कीट जो होता है चने की फसल को नवंबर से लेकर दोस्तों मार्च महीने तक नुकसान पहुंचाता है। इसमें लगभग 20 से 25% की क्षति अनुमानता देखने को मिलती है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलियोकार्पा आर्मीजेरा चने का फलीवेधक कीट है। केले की कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट बीमारी के प्रति अवरोधी है? केले की दोस्तों पूछी गई कौन सी प्रजाति पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी है? बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा बसराई यानी कि ए। क्या हो जाएगी? बसराई यानी कि ए। बसराई किस्म जो होती है पनामा ग्लान के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। पनामा ग्लान के प्रति प्रतिरोधी किस्म होती है। प्रतिरोधी किस्म।
लेकिन ये किस्म जो होती है दोस्तों, इसमें पर्णचित्ती डिजीज जो होती है उससे काफ़ी प्रभावित होती है। ये किस्म बौनी होने के कारण तेज हवाओं से कम प्रभावित होती है। जो बसराई किस्म होती है दोस्तों, ये बौनी होती है और पर्णचित्ती रोग से अधिक प्रभावित होती है। वहीं पर पनामा विल्ट के प्रति ये प्रतिरोधी किस्म है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक दोस्तों केले की किस्म होती है हरी छाल, जो कि सब्जियों के लिए काफ़ी प्रयोग की जाती है। ये भी एग्जाम में पूछी गई है। निम्न में से कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व नहीं है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कृषि विज्ञान केंद्र का दायित्व पूछा गया है आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण, कौशल समाहित प्रशिक्षण, आधारभूत अनुसंधान। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवसायिक प्रशिक्षण। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्याज के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण की दूरी है 100 मीटर, 500 मीटर, 300 मीटर, 800 मीटर। प्याज के लिए दोस्तों बताना है, प्याज के लिए जो पृथक्करण की दूरी रखी गई है प्रमाणित बीज के लिए, बताइए कितनी डिस्टेंस रखी गई है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है प्याज के लिए प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए। प्याज में प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए दोस्तों जो दूरी रखी गई, डिस्टेंस रखी गई है वो 500 मीटर रखी गई है। पृथक्करण की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। वहीं आधारीय बीज में पृथक्करण की दूरी कितनी रखी गई है? 1000 मीटर। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों गाजर जो होती है, गाजर में पृथक्करण की दूरी आधारीय बीज में कितनी होती है? 1000 मीटर। और प्रमाणित बीज में कितनी होती है? प्रमाणित बीज में कितनी रखी गई? 800 मीटर रखी गई है। ठीक है। गेहूं है, धान है, जौ, जई, मटर, चना, इसमें जो प्रमाणित बीज और आधारीय बीज की जो डिस्टेंस रखी गई है, पृथक्करण की दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस, वो कितनी रखी गई है? जौ, जई, चना, मटर, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूं और धान, इसमें 3 मीटर दोनों हैं। या फाउंडेशन सीड की बात की जाए या फिर प्रमाणित यानी कि सर्टिफाइड सीड की बात की जाए, दोनों में ये डिस्टेंस जो रखी गई है वो दोनों सेम है, यानी कि 3 मीटर। ठीक है। कपास में आधारीय बीज के उत्पादन के लिए 50 मीटर रखी गई दोस्तों दूरी, और प्रमाणित बीज के लिए 30 मीटर रखी गई है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रबर सेप्टा का प्रयोग होता है। रबर सेप्टा का प्रयोग प्रकाश प्रपंच में, फेरोमोन ट्रैप में, स्टिकी ट्रैप में, बेट ट्रैप में। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका प्रयोग कहां पे होता है रबर सेप्टा। बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका प्रयोग होता है फेरोमोन ट्रैप में। रबर सेप्टा जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग फेरोमोन ट्रैप में किया जाता है। फेरोमोन शब्द जो था दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था? कार्लसन बटेंडेंट। फेरोमोन शब्द जो था दोस्तों, फेरोमोन शब्द ये कार्लसन बटेंडेंट
बटेंडन के द्वारा दिया गया था। द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो फेरोमोन्स होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो मादा कीट्स होती हैं उनके ग्रंथियों से एक सेक्रेशन निकलता है जिसके प्रति दोस्तों नर कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं। और इस प्रकार से जो फेरोमोन्स का प्रयोग जो होता है नर कीटों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर होती है 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। बीज दर बतानी है आप लोगों को, ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर। जो ग्रीष्मकालीन मूंग होती है उसकी जो बीज दर होती है दोस्तों, यानी कि जायद की मूंग जो होती है जायद में जो बोई जाती है, यानी कि ग्रीष्मकालीन मूंग जायद, इसमें जो सीड रेट होती है दोस्तों कितनी होती है, 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, वहीं पर मिश्रित फसल के रूप में यदि मूंग को उगाया जाता है मिश्रित क्रॉप के रूप में मिश्रित फसल में, तो कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खरीफ में बात की जाए दोस्तों, खरीफ सीजन में, तो इसकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 15 से 20 किलोग्राम, 15 से 20 किलोग्राम। तो दोस्तों यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया है जो 15 से 20 किलोग्राम में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 किलोग्राम होती है जायद के लिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 20 किलोग्राम दिया गया हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अमोनियम सल्फेट में गंधक की मात्रा होती है। अमोनियम सल्फेट जो होती है दोस्तों, अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा बतानी है कितनी होती है। अमोनियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा, आइए दोस्तों हम कुछ आप लोगों को महत्वपूर्ण उर्वरक बता रहे हैं जिसमें गंधक की मात्रा यानी सल्फर की मात्रा आप लोगों को बताएंगे। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट में सल्फर जो होता है कितना होता है, 24% होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। ठीक है, वहीं पर अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट जो होता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट इसमें 10 से 15% तक होता है, 10 से 15%। सिंगल सुपर फास्फेट में बात कर ली जाए तो इसमें जो होती है सल्फर की मात्रा 11.6% के करीब में होती है। जिंक सल्फेट में बात कर ली जाए, जिंक सल्फेट में जिंक की मात्रा जो होती है वो दोस्तों कितनी होती है, 17.8%। ठीक है, और एक होता है दोस्तों जिप्सम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिप्सम में जो सल्फर की मात्रा होती है 20.5% होती है। तो ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। सूरजमुखी आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कंपोजिटी है। सूरजमुखी, सूरजमुखी की फैमिली क्या है, कंपोजिटी है। कपास की मालवेसी है। अरंडी गलत दिया है और गन्ना ग्रेमनी है। तो अरंडी की फैमिली जो होती है दोस्तों क्या होती है, U4VAC, जो कि गलत है, इसलिए इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अरंडी की फैमिली क्या होती है, U4VAC। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में सर्वप्रथम 1970 में कपास की विमोचित संकर किस्म थी वारालक्ष्मी, H4, सावित्री, गोदावरी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कपास की जो 1970 में विमोचित संकर किस्म निकली थी वो कौन सी थी, आप लोगों को बताना है। दोस्तों H4 जो किस्म थी ये 1970 में
H4 जो किस्म थी इसको इंट्रा हिस्टूटम के नाम से भी जाना जाता है H4। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप की गई थी? चंद्रकांत पटेल के द्वारा 1970 में गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित की गई थी। कहां पे दोस्तों? गुजरात कृषि विश्वविद्यालय में विकसित की गई थी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि कहाँ है? सूरत में विकसित की गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वारा लक्ष्मी जो थी दोस्तों ये 1972 में हिरोस्टम और बार वेडेंस के क्रॉस से तैयार की गई थी। 1972 में वारा लक्ष्मी। ठीक है, और ये जो थी 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिकायन यानी कि जो बडिंग होती है कब बेर में सर्वोत्तम समय है? जुलाई से अगस्त, सितंबर से अक्टूबर, मई से जून, फरवरी से मार्च। जो बेर में कलिकायन होता है दोस्तों, इसके लिए सर्वोत्तम समय जो होता है वो क्या होता है? मई से जून। बडिंग का जो कार्य होता है दोस्तों, ये कलिकायन जो होता है बेर में कब उसका टाइम सर्वोत्तम टाइम की दोस्तों क्या होता है? वो सर्वोत्तम टाइम होता है मई से जून। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फूल गोभी के तने में खोखलेपन की बीमारी का कारण है आयरन, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, फूल गोभी के तने में जो खोखलापन होता है दोस्तों, या फिर फूल गोभी में जो ब्राउनिंग होती है दोस्तों, दोनों के लिए उत्तरदायी क्या होता है? बोरान। फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखलापन जो होता है, दोनों के लिए उत्तरदायी क्या होता है? खोखलापन। तने में जो खोखलापन होता है, तने में खोखलापन किसकी कमी से होता है? बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी से होता है। ठीक है, नियंत्रण के लिए दोस्तों 0.3% बोरेक्स का छिड़काव जो है नर्सरी में करना चाहिए। वहीं पर जब रोपाई दोस्तों कर रहे हो उस समय भी एक इसका स्प्रे करना चाहिए। तत्पश्चात क्या होता है? खेत की तैयारी के समय दोस्तों जो बोरान है 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में हमें डालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि बोरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और दोस्तों बोरान की कमी से कुछ और डिजीज होती हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे चुकंदर में हार्ट रॉट जो होता है वो भी दोस्तों जो होता है बोरान की कमी से होता है। और यहीं पे तंबाकू में जो तंबाकू होती है, टोबैको में दोस्तों टॉप सिकनेस बीमारी जो होती है वो भी बोरान की कमी से ही होती है। टॉप सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने में रस की औसत मात्रा होती है 75 से 80%, 60 से 70%, 55 से 60%, 45 से 50%। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? गन्ने में बताना है आप लोगों को औसत मात्रा। गन्ने में जो रस की औसत मात्रा होती है कितनी होती है? 75 से 80%। ठीक है दोस्तों, वहीं चीनी की बात की जाए, चीनी की जो मात्रा होती है कितनी होती है? चीनी की मात्रा 9 से 11% तक होती है। गुड़ की बात की जाए दोस्तों तो ये 12 से 13% तक होती है। राब की बात की जाए दोस्तों जो 18 से 20%।
सुक्रोज जो होती है दोस्तों ये 12 से 14% होती है, और सीरा जो होता है दोस्तों 3.5% तक होता है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। उत्परिवर्तित प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति है सोनालिका, जगन्नाथ, किरण या सविता। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्परिवर्तित प्रजनन विधि से भारत में विकसित धान्य फसल की प्रजाति है सोनालिका, जगन्नाथ, किरण, सविता। म्यूटेशन से डेवलप दोस्तों आप लोगों को वैरायटी बतानी है धान की। विकसित धान हो गया, धान लिख गया दोस्तों, धान की फसल आप लोगों को बतानी है कौन सी होगी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है दोस्तों कौन सी किस्म है। जगन्नाथ दोस्तों कौन सी होगी, जगन्नाथ जो किस्म है धान की, ये एक म्यूटेंट वैरायटी। इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी है, जैसे प्रभावती है, प्रभावती, गौतम, हाइब्रिड म्यूटेंट 26, हाइब्रिड म्यूटेंट 26, ये सभी धान की म्यूटेंट वैरायटीज हैं जिसमें से जगन्नाथ एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है, यानी सेलिंग परसेंटेज बताना है आप लोगों को मूंगफली में कितना होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, मूंगफली में जो सेलिंग परसेंटेज होता है कितना होता है, 70%। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली का सेलिंग परसेंटेज कितना होता है, 70% होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दाने में तेल की मात्रा की बात कर ली जाए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। मूंगफली में दाने, मूंगफली के दाने में मूंगफली के दाने में तेल जो होता है कितना होता है, 45% होता है। और वहीं पे प्रोटीन की बात की जाए दोस्तों तो कितनी होती है, 26% के करीब में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। गोदामों के अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी है एस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकर या कार्डिडा। जो गोदामों के अनाजों में लगने वाली प्रमुख फफूंदी है उसका आप लोगों को नाम बताना है। एस्परजिलस, राइजोपस, एस्परजिलस, राइजोपस या फिर म्यूकर या कार्डिडा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्परजिलस। एस्परजिलस जो होती है ये गोदाम के अनाजों में लगती है। उसके अलावा दोस्तों जो चमड़े के प्रोडक्ट होते हैं उन पे लगती है, मांस पे लगती है। इसके अतिरिक्त रबड़ के जो सामान होते हैं दोस्तों उस पे एस्परजिलस फफूंदी लगती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। वहीं राइजोपस की बात कर ली जाए दोस्तों, राइजोपस जो होता है ये अचार में, ठीक है, जेली में, और इसके अतिरिक्त रोटी इत्यादि में जो लगती है वो कौन से लगता है, राइजोपस फफूंदी लगती है। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं जैसे मुरब्बा, अचार, जेली, रोटी इत्यादि में लगने वाली कौन सी होती है, राइजोपस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस। डेपोक बीज से उगाई गई धान की पौध की रोपाई लायक हो जाती है 12 दिनों में, 18 दिनों में, 24 दिनों में या 30 दिनों में। तो दोस्तों डेपोक विधि थी जो ये कहाँ से निकली हुई है, फिलीपींस से डेवलप की गई। यानी कहाँ से निकली है दोस्तों, फिलीपींस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 से 14 दिन। ए, 12 से 14 दिनों में डेपोक बीज से तैयार नर्सरी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है,
और इसमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति मीटर स्क्वायर में नर्सरी की जाती है और 1 मीटर स्क्वायर में तैयार नर्सरी से 200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है। क्षेत्रफल की रोपाई की जा सकती है। और ये दोस्तों कहाँ से निकली है? फिलीपींस से निकली है। आइए इसके साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। निम्नांकित में से कौन सी प्रजाति बेमौसमी है? निरंजन, सिंधु, बैगनपल्ली, तोता परी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। निरंजन जो किस्म है ये बेमौसमी किस्म है। आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है? निरंजन है। सिंधु किस्म कौन सी है? सीडलेस वैरायटी कौन सी है? सिंधु है आम की। बैंगनपल्ली और तोतापरी जो है इसमें अल्टरनेटिंग नहीं पाई जाती है, यानी कि निरंतर फलने वाली किस्म और ये मुख्यतः इनकी खेती दक्षिण भारत में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। प्याज की सफेद किस्म है? पूसा, क्रांति, अर्का बिंदु, अर्का कल्याण, उदयपुर 102। बताइए प्याज की जो सफेद किस्म है कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर 102। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर 102 जो है ये प्याज, सफेद प्याज की किस्म है। ठीक है। वहीं पर उदयपुर जो 101 है ये लाल रंग वाले प्याज की किस्म है। लाल रंग वाले प्याज की किस्म क्या है? उदयपुर 101। और उदयपुर 102 जो है ये सफ़ेद प्याज की किस्म है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको, और ये अक्सर एग्जामों में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कीट रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, फफूंद द्वारा, सूत्रकृमि द्वारा। दोस्तों आप लोग जानते हैं जितने भी रस्ट होते हैं ये किससे होते हैं? फफूंद से, यानी कि फंगस जनित ये डिजीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? निम्नांकित में से कौन सी बैंगन की प्रजाति फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? पूसा क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पंत सम्राट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सी किस्म है जो दोस्तों फोमोप्सिस ब्लाइट एवं बैक्टीरियल विल्ट के प्रति अवरोधी है? जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों, पंत सम्राट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंत सम्राट वैरायटी जो है फोमोप्सिस ब्लाइट और बैक्टीरियल विल्ट के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स बनाने में के लिए उपयुक्त है? आलू की दोस्तों आप लोगों को बताना है कौन सी प्रजाति है जो चिप्स बनाने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी उपयुक्त है। बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुफरी चिप्सोना। कुफरी चिप्सोना 1, कुफरी चिप्सोना 2, ये दोनों किस्में जो हैं ये चिप्स बनाने के लिए उत्तम हैं। और जो कुफरी चिप्सोना 2 जो होती है दोस्तों ये पछेती झुलसा के प्रति भी अवरोधी किस्म है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। राइबोफ्लेविन का सर्वोत्तम स्रोत है? आम, बेल, बेर, अमरूद। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2। राइबोफ्लेविन
विटामिन V2 सबसे अधिक किस में पाया जाता है? बेल में दोस्तों। किस में पाया जाता है? बेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। मधुमक्खी में पराग थैली पाई जाती है पिछले पैर में, अगले पैर में, मुख में, पंखों के नीचे। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। मधुमक्खी में जो पराग थैली पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है? आप लोगों को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। पिछले पैर में। कहाँ पे दोस्तों पाई जाती है? मधुमक्खी में जो पराग थैली होती है वो पिछले पैरों में पाई जाती है। इसी में दोस्तों मधुमक्खी पराग कणों को एकत्रित करके रखती है। ठीक है, फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में बीज के डंठल का बनना कहलाता है बटनिंग, बोल्टिंग, फ्रेंचिंग, हेलो हार्ट। बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बोल्टिंग। फूल गोभी में फूल बनने के पहले अपरिपक्व अवस्था में दोस्तों बीज के डंठल जो होते हैं उनका बनना क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। बटनिंग क्या होती है दोस्तों? बटनिंग नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी जिसमें फूल जो होते हैं फूल गोभी के वो क्या रह जाते हैं? बटन के आकार के, यानी छोटे छोटे रह जाते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, यदि सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि टेलीग्राम चैनल जो है, जो कैंडिडेट नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। क्योंकि कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्लासेज होती हैं थोड़ा टाइमली नहीं हो पाती हैं, आगे पीछे होती है, तो इसकी सूचना टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है। और साथ ही साथ बीच बीच में दोस्तों जो क्विज भी करवाई जाती है तो टेलीग्राम चैनल पे ही कराई जाती है। तो आप लोग एग्री नॉलेज प्लस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके एग्री नॉलेज प्लस सर्च करके भी वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में यहीं तक, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।